फरवरी 2024 की ये बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही नगर कोतवाली बाराबंकी में पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब, एक सिपाही ने उसके साथ कई साल तक बलात्कार किया है, उसका लगातार रेप करता रहा और जब उससे शादी की बात करती है तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, वो अपने ऑफिसरों को इस बात की सूचना देते हैं, साथ ही उस महिला सिपाही से कहते हैं कि अपनी जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, जो भी शिकायत है, एक प्रार्थना पत्र पर लिख कर लेके आओ, उसके बाद सुन लेंगे। वो प्रार्थना पत्र पर लिखकर लेके आती है। उधर अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो अधिकारी कहते हैं कि उस महिला सिपाही का अधिकार है, अगर वो बात कहती है उसके कहने पर आकर एफआईआर दर्ज करो, फिर मामला उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उच्च अधिकारी इस तरह का आदेश दे देते हैं। महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब जैसे ही उस पुरुष सिपाही के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। एक तरफ उसकी शादी की बात चल रही थी, उधर वो शादी भी टूट जाती है, दूसरी तरफ उसकी नौकरी पर बात बनाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के पास जाता है और जाकर कहता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तब उसे एक सलाह मशवरा देते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। अब ये एक तरह से फिल्मी सीन था। दरअसल उस सिपाही ने उस महिला सिपाही का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद सीधा मंदिर में लेके जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद कहता है कि ये मैं भगवान को साक्षी मानते हुए तो मैं तुम्हें आज से अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और उसकी मांग में वो सिंदूर भर देता है। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, देखी, उसे बड़ा अच्छा लगता है। 7 साल से लगातार जिस सपने का वो इंतजार कर रही थी, वो सपना तो उसका पूरा हो जाता है। इसके बाद मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और 164 के जब बयान हो रहे थे तो वो महिला सिपाही कहती है कि साहब, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने अब शादी जो कर ली है। बस बात ये आई गई हो जाती है, सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं और इस कहानी का ऐसा लग रहा था जैसे क्या एक हैप्पी एंडिंग हो चुका है। लेकिन कहानी असल में यहीं से शुरू होती है और एक कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। हालांकि इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो रक्षक था आखिरकार वो भक्षक कैसे बन सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का। एक थाना लगता है मिसोली और मिसोली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बिंदोरा। दरअसल लखनऊ बहराइच हाईवे के किनारे ये गांव है। इस गांव के पास में ही जो खेत हैं, खेत में एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही किसान 30 जुलाई 2025 की सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ जा रहा था, उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा, देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है। लाश के जब वो करीब पहुंचता है तो जो कौवा होता है, वो कौवा उस लाश की आंखों को खा रहा था। वो बहुत नज़दीक पहुंचता है तो कीड़े थे जो चेहरे पर चल रहे थे। उसने देखा क्या कि महिला सिपाही है जो कि वर्दी में है, उसके आधे कपड़े तन पर थे और आधे कपड़े तन से उतरे हुए थे। नीचे का जो हिस्सा था वहाँ कपड़े नहीं थे। अब वो उससे एकदम करीब में जाता है। करीब में जाने के बाद उसको देखने की कोशिश कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ भयानक हुआ है, बुरा हुआ है, क्योंकि उस महिला सिपाही का जो चेहरा था वो पूरी तरह से जला हुआ था, झुलसा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने इसको जलाने की कोशिश की है। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और जैसे ही वो पुलिस को सूचना देता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो लगता है यहाँ का मिसोली, वहाँ के एसएचओ होते हैं सुधीर कुमार, अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही से जुड़ा हुआ था। बात एसपी तक पहुँचती है और एसपी के बाद उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है। इसके बाद यहाँ पर आईजी साहब भी पहुँच जाते हैं, एसपी साहब भी पहुँच जाते हैं, भारी पुलिस बल पहुँच जाता है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट जाता है कि आखिरकार जो वर्दी पहनी हुई है, क्या वो सचमुच वर्दी है या फिर किसी ने वैसे ही कपड़े पहनाकर इसे यहाँ रख दिया है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो उस महिला के पास उसका मोबाइल भी पड़ा हुआ था, साथ ही जो उसके सीने पर जो नेम प्लेट लगी होती है, उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ था विमलेश पाल। आखिरकार विमलेश पाल के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो ये पता चलता है कि साल 2017 बैच की ये महिला सिपाही होती है और फिलहाल बाराबंकी का एक थाना लगता है सुबेहा थाने में इसकी तैनाती होती है। जब सुबेहा थाने में जब फ़ोन किया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है तो बताया जाता है कि 27 जुलाई 2025 से वो लापता है। दरअसल उसकी ड्यूटी लगी हुई थी जो कि थाना रामनगर लगता है। रामनगर थाना क्षेत्र के इलाके में एक लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ के गर्भगृह में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और 27 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे के आसपास उसको ड्यूटी अपने वहाँ करने के लिए जाना था। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने ड्यूटी पर जाती ही नहीं है, वहाँ जब नहीं पहुँचती है। हालांकि उसकी एक और ड्यूटी लगती है जो 29 जुलाई 2025 को एक मजीठा मेला लगता है, वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ भी नहीं पहुँचती।
हद तो तब हो जाती है जब पुलिस ने अपनी ही महिला सिपाही के बारे में कोई भी खोज खबर जानने की कोशिश नहीं की। और इससे भी बड़ी हद की बात यह थी कि उस महिला सिपाही के परिवार वालों ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार बिमलेश पाल कहाँ है कहाँ नहीं है। तभी पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को सूचना दी और जैसे ही परिवार वालों के पास सूचना पहुंचती है, जिला सुल्तानपुर, थाना जयसिंहपुर, गांव लगता है भभोट। भभोट गांव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनारा देवी। अनारा देवी के पास सूचना पहुंचती है कि एक विमलेश पाल नाम की लड़की है, क्या उसे जानती हो? उसने कहा कि मेरी बेटी है 3रे नंबर की। दरअसल उस महिला को 4 बेटियां होती हैं। जो 2 बड़ी बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, तीसरी बेटी पुलिस में है और सबसे छोटी वाली जो बेटी है वो माँ के साथ ही रहती है। दरअसल उसके जो पति थे उनका नाम राम भरत पाल होता है। साल 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते हुए ही उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद इस बेटी को 3रे नंबर वाली, जिसका नाम विमलेश पाल होता है, उसकी मृतक आश्रित में नौकरी लग जाती है। परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी का किसी से दुश्मनी हो, किसी से कोई रंजिश हो, कोई बात हो, या फिर किसी ने कुछ इसके साथ कुछ धमकी दी हो, तो ऐसी कोई जानकारी हो, ऐसी कोई बात हो तो बताने की कोशिश करें ताकि इस मामले की जांच पड़ताल की जा सके, क्योंकि उसकी हत्या जो कर दी गई है। परिवार वालों ने जैसे ही सूचना प्राप्त की उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर आने के बाद अब इस लड़की यानी कि पुलिस वाले की जो परिवार के लोग होते हैं वो एक कहानी बताते हैं। जैसे बताते हैं कि जैसे साल 2017 में इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनाती हो जाती है, ज़िला मिलता है बाराबंकी और बाराबंकी के एक थाने में इसकी पोस्टिंग जब हो जाती है तो वहाँ पर एक इंद्रेश मौर्य नाम का एक पुलिस वाला होता है। दरअसल उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनकी पता ही नहीं चलता। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लड़की अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। परिवार वाले भी इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार थे, कोई ऐतराज़ नहीं था। जो भी घर का भरण पोषण होता था इस विमलेश पाल के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, सब कुछ था। और छोटी बहन को पढ़ाना, यह सब घर की जो भी जिम्मेदारी होती थी विमलेश पाल ही उठाया करती थी। इस बीच में आगे वक्त बढ़ने लगता है और वक्त का आगे बढ़ते बढ़ते जब ये लड़की लगातार शादी के लिए बात करती थी तो शादी करने के लिए इंद्रेश पाल तैयार नहीं होता था। दरअसल इंद्रेश पाल की भी बाराबंकी के अलग अलग थानों में पोस्टिंग थी, जैसे रामनगर में, देवा में, फतेहपुर और मसोली, बदोसराय, इस तरह के थानों में उसकी पोस्टिंग होती है। और इस बीच में जब लगातार ऐसी मामला चल रहा था तो एक दिन खबर मिलती है विमलेश पाल को कि इसकी शादी यानी कि इंद्रेश की शादी कहीं दूसरी जगह तय हो चुकी है। जैसे ये पुख्ता जानकारी मिल जाती है तब उससे कहती है कि तुम प्यार तो मुझसे करते थे, रातें मेरे साथ बिताई, वक्त मेरे साथ बिताया और शादी तुम किसी और से कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? इंद्रेश से वो शिकायत करने लगती है और शादी की डिमांड करने लगती है। उधर उसकी शादी तय हो जाती है। तब इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो महिला सिपाही होती है वो नगर कोतवाली बाराबंकी में जाती है और वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है। कहती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है और मेरे साथ इसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है, यानी कि रेप किया है। जब पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है तब इंद्रेश मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में कोई उसको सलाह मशवरा दे देता है कि तुम्हें इस भंवर जाल से निकलना है, इसके लिए बस किसी भी तरकीब से ये एफआईआर को ख़त्म करा दो। अगर एफआईआर तुमने ख़त्म कराई तभी तुम्हारी नौकरी बच सकती है, नहीं हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए इंद्रेश मौर्य ने एक चाल चली और चाल कुछ ऐसी चलता है कि वो उस लड़की को लेकर मंदिर में जाता है और मंदिर में जाने के बाद भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ भगवान को साक्षी मानते हुए, तुम्हें अपने 7 जन्मों तक साथ रखने का फैसला लेता हूँ। इस बात पर लड़की बेइंतहा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने एक सपना देखा था कि जो मेरा दूल्हा होगा वो घोड़ी पर बैठ के आएगा, वो दुल्हन बनेगी और इस तरह से तैयारी होगी, परिवार के लोग इकट्ठा होंगे सब के सब, तो तुम वैसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो कुछ इस तरह से टाल मटोल कर लेता है और यहाँ से वक्त आगे बढ़ जाता है। इसी बीच में इसका फरमान जारी हो जाता है। इस घटना से यानी कि इस पुलिस वाले की मरने से लगभग 6 या 7 महीने पहले इस पुलिस वाले की पोस्टिंग बाराबंकी से हटाकर हरदोई कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में एफआईआर भी उसकी वापस ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने ये लड़की जो पुलिस वाली होती है विमलेश पाल, वो बयान दे देती है कि हमने दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज हमने कर ली है, इसलिए हम अब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ फसाद नहीं चाहते। वो अपने यहाँ चला जाता है, ये अपने यहाँ रह जाती है। अब पुलिस वाले इस व्यक्ति को ढूंढने में लग जाते हैं, आखिरकार ये कहाँ है। जब हरदोई में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल वो 5-6 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ है। एक एग्ज़ाम उस दौर में चल रहा था आरओ का, उसकी परीक्षा देने के लिए गया हुआ है। पुलिस ने जब उसके ढूंढने के लिए जाल बिछाना शुरू किया है तो उसके बारे में ये पता चलता है कि वो अलग अलग जगहों पर घूम रहा है। तभी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। 30 जुलाई 2025 को ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी होने के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने इस लड़की का कत्ल क्यों किया है। हालांकि वो शुरुआत में
पुलिस वाला था वो दाव पेच जानता था कि पुलिस वाले किस किस तरह के दाव और पेच चलाएगी, क्योंकि लगातार कई साल से वो भी नौकरी कर रहा था। हालांकि पुलिस के सामने उस सिपाही की कुछ ज़्यादा विसात चल नहीं पाती है, और जो पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तो इंद्रेश कुमार ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि आखिरकार कहानी क्या थी। दरअसल वो छुट्टी लेता है 8 दिन की और 27 जुलाई को बाराबंकी जाता है, एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद इसी बीच में अपनी जो पत्नी है, जिससे मंदिर में शादी की थी, जिससे कोर्ट में शादी की थी, नाम उसका विमलेश पाल होता है, उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो ड्यूटी पर जा रही है। और ड्यूटी पर जब उसे जाना है तो बिंदोरा एक पुल होता है, उसके पास से वो गुजरना था। ये अपनी वैगनार कार से आया था और दोनों आमने सामने मिल जाते हैं। सड़क पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट तक ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के दौरान ही इस महिला सिपाही ने कहा कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हाईवे किनारे से थोड़ा दूर चलते हैं। तब वो हाईवे से लगभग 400 मीटर दूर खेतों की तरफ चल जाते हैं, और जाने के बाद वो कहते हैं कि बस मैं अभी आती हूँ लघु शंका करने के लिए। वो निकल जाती है। जैसे ही लघु शंका करने के लिए बैठ जाती है, यानी कि टॉयलेट वगैरह करने के लिए बैठ जाती है, इसी बीच में वो पीछे से आता है। उसके हाथ में एक भारी रोड होती है, रोड को वो पूरी ताकत से उस महिला सिपाही के पीछे से मारता है, और जैसे ही वो महिला सिपाही को लगती है वो एकदम से गिर जाती है। उसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाता है, और निकलने के बाद सीधा रानी बाजार, फिर त्रिलोकपुर, फतेहपुर, करसी होते हुए यहाँ से रात 1 बजे लखनऊ पहुँचता है। उसके बाद ये रात अपने मामा के पास थोड़ा बहुत वक्त बिताता है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए सुल्तानपुर पहुँचता है। सुल्तानपुर से जौनपुर पहुँचता है, और जौनपुर में उसको ये 27 तारीख को इसने घटना को अंजाम दिया था। अब ये 30 जुलाई आ चुकी थी। तब इसे सूचना मिलती है कि इसकी पत्नी की दरअसल हत्या हो चुकी है। तब ये बाराबंकी में शामिल होने के लिए जैसे ही आता है तो पुलिस वाले इसे दबोच लेते हैं, और दबोचने के बाद इससे पूरी कहानी जानते हैं। जब कहानी जानते हैं तो पता चलता है कि इससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने हत्या क्यों की, हत्या कैसे की, ये तो खैर बता दिया, लेकिन क्यों की। उसने कहा कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। बार बार पत्नी का एक ही बात थी कि वो उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे, जैसे कि एक पत्नी अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है, उसके बाद एक रीति रिवाज के हिसाब से वो रहती है, उसको मान सम्मान पूरा मिलता है, वैसे ही वो उनके साथ रहना चाहती है। इसलिए वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती थी, और इंद्रेश कुमार इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दरअसल उसने शादी जो की थी वो एफआईआर के दबाव में, एफआईआर को ख़त्म करने के लिए की थी, ना कि उसने उसे सचमुच वो प्यार करता था। क्योंकि वो 2017 से उसके साथ ज़रूर था, लेकिन वो शायद उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा था, उसके शरीर से खिलवाड़ कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साथ ही इसकी बर्खास्तगी की तैयारी भी चल रही है। ऐसा बताया जाता है कि इसको बर्खास्त करने के लिए फाइल शासन को भेजी जाएगी, और इसको बर्खास्त भी किया जाएगा, और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ताकि आरोपी को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सके। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल इसलिए भी था क्योंकि परिवार के जो भी भरण पोषण होता था इस बिटिया पर ही पूरी डिपेंडेंसी थी, और अब ये लड़की इस दुनिया में है नहीं, कोई इनकम वगैरह होगी नहीं, तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा उस बूढ़ी माँ का और छोटी बहन का, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये भी बताना है कि बहुत सी लड़कियों की महिला सिपाही के तौर पर तैनाती हो जाती है, वो पुलिस विभाग में या अलग अलग कोई से भी विभाग में तैनाती हो जाती हैं, और वहाँ पुरुषों के गिद्धों की तरह उन पर नज़र रहती है। कई गिद्ध ऐसे होते हैं जो उन पर डोरे डालते हैं और उनके प्रेम जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के चंगुल में न फंसकर ऐसी सामान्य ज़िंदगी जीते रहें, और जहाँ माँ बाप परिवार के लोग कहते हैं वहाँ अच्छी तरह से शादी करें, और वो ज़िंदगी शायद ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।